ठीक है, तो हमारा आगे का इसमें टॉपिक में है, अब टाइप ऑफ स्ट्रेन की बात करते हैं, या विकृति कितने टाइप की होती है। तो पहला है हमारा लॉन्गिट्यूडनल स्ट्रेन। लॉन्गिट्यूडनल का मतलब क्या होता है, अगर एक रॉड है उसको खींचे हम, तो रॉड को खींचेंगे तो जिस तरफ उसमें तनाव होगा उसकी लंबाई में वृद्धि होगी, लेकिन लंबाई में वृद्धि होने के साथ साथ उसका जो व्यास है, उसका जो डायमीटर है वो घटेगा। तो लंबाई में जो वृद्धि हो रही है उसको अनुदैर्ध्य विकृति कहते हैं, यानी लॉन्गिट्यूडनल। जैसे मान लीजिए ये रॉड है, तो बल लगाने की दिशा में जो परिवर्तन होता है उसे हम लॉन्गिट्यूडनल कहेंगे, यानी जो बल लगाने की, फोर्स लगने की जो एक्सिस है उसकी जो दिशा में लंबाई में परिवर्तन हो रहा है उसको अनुदैर्ध्य कहेंगे। दूसरा है लैटरल या अनुप्रस्थ। इस जो बल लग रही है इसके लंबवत या परपेंडिकुलर डायरेक्शन में डायमीटर आएगा, ये डी आएगा, और इस डी में क्या आएगा, कमी आ जाएगी। ठीक है, क्योंकि लंबाई बढ़ रही है, पूरा आयतन कांस्टेंट है इसमें, तो यहाँ पे हमारा विकृति आ रही है, तो इसमें हम इसको लैटरल स्ट्रेन कहेंगे। शियर स्ट्रेन क्या होगा, अगर किसी बॉडी पे कर्तन बल लग रहा है तो उसको हम उसमें, जैसे हमने कर्तन बल पहले वीडियोस में, लेक्चर्स में देखा था कि कर्तन बल कैसे अप्लाई होता है, तो वहां पे हमारा शियर फोर्स आएगा, शियर फोर्स और शियर स्ट्रेस आएगा, और शियर स्ट्रेस की होने की वजह से शियर स्ट्रेन आएगा। और आखिरी हमारा है वॉल्यूमेट्रिक स्ट्रेन या आयतनात्मक या आयतन विकृति। इसमें क्या है, अगर एक ब्लॉक है उसको इस तरीके से उसमें बल लगाया जा रहा है कि उसमें विकृति उत्पन्न हो रही है, तो उसमें की जो आयतन में जो परिवर्तन हो जाएगा, मान लीजिए एक ऐसे ब्लॉक है, बल लगाने के पर अगर इस पर इधर से इस डायरेक्शन से इस डायरेक्शन से ऐसे कोई बल लगाया जा रहा है, फोर्स लग रहा है, तो इसमें इस कारण से इसमें जो विकृति उत्पन्न होगी उसको हम आयतनात्मक विकृति कहते हैं। इसको जो परिभाषाएं अगर हम लोग लिखें तो परिभाषाएं हमारी होंगी, पहली परिभाषा हमारी हो जाएगी, अगर देखा जाए तो पहले अगर हम लिखेंगे अनुदैर्ध्य विकृति, और इसकी परिभाषा होगी किसी वस्तु या क्षण पर अक्षीय भार या बल लगाने से उसकी लंबाई में हुए परिवर्तन। किसी वस्तु क्षण पर अक्षीय बल, अक्षीय बल का मतलब होता है एक्सियल फोर्स, एक्सियल अक्षीय बल। एक्सियल का मतलब होता है जिस दिशा में, जैसे एक रॉड है तो उसके बीच से एक अक्ष पास होती है, उसके चारों ओर वो उसका मटेरियल यूनिफॉर्मली डिस्ट्रीब्यूटेड है, एक समान रूप से फैला हुआ है, तो अक्षीय बल लगाने से उसकी लंबाई में जो परिवर्तन हो रहा है उसको हम अनुदैर्ध्य विकृति कहते हैं। उसको हम क्या कहते हैं, अनुदैर्ध्य विकृति, या इसको एप्सिलॉन टी कहेंगे। टी क्यों कहेंगे, क्योंकि ये जो है ये खिंचाव की वजह से हो रहा है, और ये हो जाएगा डेल्टा एल बाई एल। हेयर एल जो है ये ओरिजिनल लेंथ है, और डेल्टा एल जो है वो चेंज इन लेंथ। दूसरा है अनुप्रस्थ विकृति, किसी वस्तु या क्षण पर लगे हुए बल के कारण उसके अनुप्रस्थ काट में जो कमी आती है, अनुप्रस्थ काट की बीमा या डायमेंशन में जो कमी आती है, जो परिवर्तन होता है, और उसका और प्रारंभिक बीमा के अनुपात को हम कहते हैं लैटरल स्ट्रेन, या इसको कहते हैं लैटरल या पार्श्व विकृति कहेंगे। इसको सिग्मा डी दिखाएंगे कि अगर एक रॉड है तो उसको सिग्मा डी कहेंगे, और सिग्मा डी हो जाएगा डेल्टा डी बाई डी। यहाँ डी क्या है, डी है डायमीटर, और डेल्टा डी क्या है, चेंज इन डायमीटर। ठीक है, ऐसे कर्तन विकृति, किसी वस्तु पर लगे हुए कर्तन बल
के कारण उत्पन्न विकृति को कर्तन विकृति कहते हैं। क्या कहते हैं इसको? कर्तन विकृति कहते हैं, और इसको फाई से प्रोड्यूस करते हैं। कर्तन विकृति जो होती है शियर स्ट्रेन को हम फाई से दिखाते हैं, ठीक है, इसको हम लोग फाई से दिखाते हैं। अब वॉल्यूमेट्रिक स्ट्रेन की बात हो जा रही है, उसको एप्सिलॉन वी से दिखाते हैं। इसको दिखाते हैं एप्सिलॉन वी। यहाँ वी का मतलब क्या है? वॉल्यूमेट्रिक, ठीक है, और इसका फॉर्मूला हो जाएगा डेल्टा वी बाई वी। ये आयतनात्मक विकृति का फॉर्मूला आपका हो गया। इसकी परिभाषा कैसे बनेगी? इसकी परिभाषा बनेगी किसी वस्तु पर या पिंड पर बल लगने के कारण उसके आयतन में हुए परिवर्तन तथा उसके प्रारंभिक आयतन के अनुपात को हम आयतन विकृति कहते हैं। अब उसके बाद अगला जो है हमारा इंपॉर्टेंट टॉपिक है वो है हुक्स लॉ। हुक्स लॉ क्या होता है? बेसिकली हुक्स लॉ है कि जो स्ट्रेस आ रही है फोर्स लगने के कारण और जो स्ट्रेन बॉडी में प्रोड्यूस हो रहा है उसके बीच में हमें एक रिलेशन मिलता है। हुक्स एक साइंटिस्ट का नाम था, इन्होंने बहुत ही इंपॉर्टेंट रिलेशन दिया था जो कि आगे के बहुत स्टडीज में बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट रोल प्ले करने वाला है। तो हम उसको देखेंगे। साइंटिस्ट का नाम है हुक्स लॉ। इसको आप लोग पहले भी पढ़ चुके होंगे, कल अगर किसी ने किया है तो उसने पढ़ा। हुक्स लॉ या हुक का नियम। हुक का नियम इसकी परिभाषा क्या कहती है? अकॉर्डिंग टू द हुक्स लॉ, अकॉर्डिंग टू द यानी हुक्स लॉ के नियमानुसार, हुक्स लॉ within elastic limit, within elastic लिमिट, यहाँ ये जानना जरूरी है कि इलास्टिक लिमिट क्या होती है। इलास्टिक लिमिट वो लिमिट होती है कि जहां तक, हमने आपको पहले भी बताया था, दो तरीके के पदार्थ होते हैं, दो तरीके के मटेरियल होते हैं या दो तरीके की प्रॉपर्टी होती है। एक होते हैं इलास्टिक या तो एक होते हैं प्लास्टिक। इलास्टिक पे अगर आपने कोई बल लगाया और फिर उस बल को हटाया तो बॉडी अपनी ओरिजिनल शेप एंड साइज को रिगेन कर लेती है, यानी उसमें स्प्रिंग बैक होता है। वाइल प्लास्टिक में क्या होता है? स्प्रिंग बैक वाली चीज नहीं होती है। तो यहाँ कहा जा रहा है विद इन इलास्टिक लिमिट, और हर चीज के लिए इलास्टिक लिमिट होती है। अगर कोई एक रबर का टुकड़ा ले लीजिए, आप उसको खींचें तो थोड़ा बल लगाएंगे तो वो इजीली अपने इनिशियल पोजीशन में स्विंग बैक हो जाएगी। लेकिन अगर आपने बहुत ज़्यादा बल लगा दिया तो वो फ्रैक्चर हो जाएगा, टूट जाएगा और अपनी इनिशियल स्टेज में कभी वापस नहीं आएगा। जैसे एक रबर की बॉल होती है जिसको हम लोग क्रिकेट में खेलने का काम करते हैं, अगर उसमें बहुत ज़्यादा बल लगा दिया जाए तो उसमें डिफॉर्मेशन या इतना ज़्यादा हो जाएगा कि वो बॉल टूट जाएगी या फट जाएगी, फ्रैक्चर हो जाएगा उसके अंदर, और फिर वो अपनी ओरिजिनल शेप एंड साइज को कभी गेन नहीं कर पाएगी। तो वो लिमिट जहाँ तक तो बल लगाने पर किसी बॉडी में वो मैक्सिमम फोर्स, जहाँ तक आप उसको वो बल हटाने के बाद वो फिर से अपने शेप एंड साइज को रिगेन कर ले। तो हुक का नियम क्या कह रहा है? विद इन इलास्टिक लिमिट, यानी प्रत्यास्थ सीमा के अंदर, स्ट्रेस इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू, स्ट्रेस इज proportional to strain। इसको हिंदी में कहें प्रत्यास्थ सीमा के अंदर, प्रत्यास्थ सीमा के अंदर स्ट्रेस
स्ट्रेस स्ट्रेन के समानुपाती होती है, समानुपाती होती है। ठीक है, अब इसको हम मैथमेटिकली लिख लेते हैं, यानी अकॉर्डिंग टू हुक्स लॉ लिखा जाएगा स्ट्रेस साइन ऑफ प्रोपोर्शनैलिटी यानी समानुपाती का चिन्ह और स्ट्रेन। ठीक है, इसको लिख सकते हैं, स्ट्रेस को हम सिग्मा से दिखाते हैं, तो स्ट्रेस सिग्मा प्रोपोर्शनल टू एप्सिलॉन, या लिख सकते हैं स्ट्रेस इक्वल टू ई टाइम्स एप्सिलॉन। यहाँ पे ई क्या है? ई है समानुपाती नियतांक, जहां इसको हम बोलते हैं प्रत्यास्था गुणांक या इलास्टिसिटी कोएफिशिएंट। ठीक है, यंग्स मॉडुलस। ठीक है, इसके कई सारे नाम हैं, यंग मापांक, यंग नियतांक, यंग्स मॉडुलस को यंग मापांक या यंग नियतांक भी हिंदी में कहते हैं। तो इसको लिख सकते हैं यहां से E इक्वल टू सिग्मा बाई एप्सिलॉन। यहां देखने वाली बात क्या है? E जो है वो यंग्स मॉडुलस है, यंग्स मॉडुलस, या हिंदी में कहेंगे यंग मापांक। इसको प्रत्यास्था गुणांक भी कहते हैं, प्रत्यास्था गुणांक भी कहते हैं। ठीक है, सिग्मा आप पहले से जानते हैं स्ट्रेस है, एप्सिलॉन क्या है? स्ट्रेन है। ठीक है, तो यहाँ पे आपको फिर से एक नया फॉर्मूला मिला। पहला फॉर्मूला आपका था सिग्मा इक्वल टू एफ बाई ए, here F is force, A is cross section area, you can write it CS, विकृति इक्वल टू चेंज इन लेंथ अपॉन ओरिजिनल लेंथ, या अगर हम डायमीटर की बात करें चेंज इन डायमीटर अपॉन ओरिजिनल डायमीटर, अगर हम चौड़ाई की बात करें, विड्थ की बात करें तो चेंज इन विड्थ अपॉन ओरिजिनल विड्थ, अगर हम हाइट की बात करें चेंज इन हाइट अपॉन ओरिजिनल हाइट, अगर हम आयतन की बात करें, वॉल्यूमेट्रिक स्ट्रेन की बात करें, चेंज इन वॉल्यूम अपॉन ओरिजिनल वॉल्यूम। ठीक है, तो अब उसके बाद हमारा जो हुक्स लॉ आया, हुक्स लॉ ने क्या किया? एक रिलेशन दिया हमें स्ट्रेस और स्ट्रेन के बीच में, बट हुक्स लॉ वैलिड होता है इलास्टिक लिमिट के अंदर। ठीक है, इलास्टिक लिमिट प्रत्यास्था सीमा के अंदर, इलास्टिक को प्रत्यास्था कहा जाता है, इसका गुणांक आया है इसीलिए इसको प्रत्यास्था गुणांक कहा जाता है या इलास्टिक कोएफिशिएंट भी कहा जाता है। ठीक है, तो ये सारी चीजें हैं इसमें। अब हमको तीन फॉर्मूले यहाँ मिल गए हैं, फॉर्मूला नंबर 1, फॉर्मूला नंबर 2 और फॉर्मूला नंबर 3। ये हमारे तीन फॉर्मूले हैं जिनसे हमें आगे न्यूमेरिकल सॉल्व करना है या इसको सॉल्व करना है। इसको हुक्स कांस्टेंट भी कहा जाता है, ई को हुक्स कांस्टेंट भी कहा जाता है, हुक्स कांस्टेंट। ई जो है हमारा हुक्स कांस्टेंट भी कहलाता है। अगर हम इसकी परिभाषा की बात करें तो ये कहा जाएगा किसी भी पदार्थ के लिए हुक्स कांस्टेंट या यंग प्रत्यास्था गुणांक, यंग मापांक या प्रत्यास्था गुणांक का मान उस पदार्थ में उत्पन्न प्रतिबल तथा उसमें उत्पन्न विकृति के अनुपात के बराबर होता है या उस पर निर्भर करता है। इसी के तरीके से दो और मापांक होते हैं, वो हमारे मापांक होते हैं मॉडुलस ऑफ रिजिडिटी और मॉडुलस शियर मॉडुलस भी हम इसको कहते हैं। अगर हम यंग मापांक की बात करें तो इसकी परिभाषा लिखें आगे, यंग्स मापांक की हम बात कर लेते हैं। इसमें सिग्मा आता है हमारा यंग्स मॉडुलस,
अगर इसको हमें लिखना हुआ तो हम यंग मॉडुलस हमारा हो जाता है प्रत्यास्थता सीमा के अंदर किसी वस्तु पर अक्षीय बल लगने से उत्पन्न, प्रत्यास्थता सीमा के अंदर, प्रत्यास्थता सीमा के अंदर या विदिन इलास्टिक लिमिट अक्षीय बल लगने से उत्पन्न अक्षीय बल का मतलब होता है डायरेक्ट स्ट्रेस, लगने से उत्पन्न प्रतिबल या स्ट्रेस, प्रतिबल, इसको डायरेक्ट स्ट्रेस सिग्मा टीवी कहेंगे। डायरेक्ट स्ट्रेस व डायरेक्ट स्ट्रेस व विकृति के अनुपात को इसको एप्सिलॉन एल भी कहेंगे हम, के अनुपात को यंग्स मॉडुलस या प्रत्यास्थता गुणांक कहते हैं। प्रत्यास्थता गुणांक कहते हैं। इसे ई से प्रदर्शित करते हैं, इसे कैपिटल ई से प्रदर्शित करते हैं। अब अगर इसका यूनिट की बात की जाए, इसका फॉर्मूला हो जाएगा सिग्मा अपॉन एप्सिलॉन, सिग्मा टी अपॉन एप्सिलॉन एल। तो सिग्मा का जो फॉर्मूला होता है वो न्यूटन पर mm स्क्वायर मान लेते हैं हम, और एप्सिलॉन जो होता है वो यूनिटलेस, यानी इसमें कोई बीमा नहीं होती, तो इसमें कोई बीमा नहीं होगी, ये मीटर की पावर या mm की पावर 0 कर देते हैं। और आपको पता है किसी भी संख्या की पावर या किसी भी चीज़ की पावर 0 का मतलब 1 होता है, तो इसकी जो यूनिट आएगी ई की, वो यूनिट हो जाएगी न्यूटन पर mm स्क्वायर या न्यूटन पर मीटर स्क्वायर या न्यूटन पर सेंटीमीटर स्क्वायर। ठीक है, यानी जो स्ट्रेस की यूनिट होगी वही हमारी ई की यूनिट होगी। ई यहाँ पे क्या है, यंग्स मॉडुलस या मॉडुलस ऑफ इलास्टिसिटी। क्या है, मॉडुलस ऑफ इलास्टिसिटी। इसको अगर हम लिखें ई बराबर डायरेक्ट स्ट्रेस अपॉन डायरेक्ट स्ट्रेस यानी सीधा प्रतिबल अपॉन एप्सिलॉन एल यानी लंबाई में उत्पन्न विकृति। ये हमारी ई का फॉर्मूला। अब अगर स्ट्रेस डायरेक्ट ना लग के शियर स्ट्रेस लगे तब क्या होगा? तो अगर स्ट्रेस डायरेक्ट स्ट्रेस ना लग के शियर स्ट्रेस लगेगा तो उस केस में ये ई नहीं रहेगा, वहां पे उस केस में हमारा आ जाएगा जो अनुपात होगा वो दूसरा अनुपात हो जाएगा। उसको हम लोग बोलते हैं शियर मॉडुलस या कर्तन मापांक। क्यों? क्योंकि अब जो स्ट्रेस लग रहा है वो हमारा डायरेक्ट स्ट्रेस नहीं लग रहा है, वो हमारा शियर स्ट्रेस लग रहा है टाउ। तो अगर हम उस केस में जो हम बात करेंगे इसको हम कर्तन मापांक या इसको कहते हैं मॉडुलस ऑफ रिजिडिटी। मॉडुलस ऑफ रिजिडिटी या और शियर मॉडुलस भी कहते हैं। इसको हम हिंदी में कहेंगे कर्तन मापांक या दृढ़ता गुणांक।
दृढ़ता गुणांक, ठीक है, ये इसके नाम है। ज़्यादा बेहतर है कि मॉडुलस ऑफ रिजिडिटी, वहाँ पे था मॉडुलस ऑफ इलास्टिसिटी। इलास्टिसिटी का मतलब होता था कितना वो इलास्टिक है बॉडी हमारा, मॉडुलस ऑफ रिजिडिटी और शियर मॉडुलस या कर्तन मापांक या दृढ़ता गुणांक हम कहें। तो इसकी परिभाषा जो बनेगी प्रत्यास्था सीमा के अंदर, प्रत्यास्था या विद इन इलास्टिक लिमिट, प्रत्यास्था सीमा के अंदर किसी वस्तु में उत्पन्न शियर स्ट्रेस या कर्तन प्रतिबल तथा विकृति के अनुपात को क्या कहते हैं हम, अनुपात को शियर मॉडुलस या मॉडुलस ऑफ रिजिडिटी कहते हैं। शियर मॉडुलस कहते हैं, ठीक है। इसका यूनिट भी सेम होता है, जिसे हम कैपिटल जी से दिखाते हैं, कैपिटल जी, ठीक है। ये कैपिटल जी है, तो कैपिटल जी को हम क्या कहेंगे, शियर मॉडुलस, और उसको क्या लिखेंगे, ये है रेशियो है शियर स्ट्रेस, जिसको हम टाउ से दिखाते हैं, डिवाइड बाई जो हमारा स्ट्रेन आ रहा है शियर स्ट्रेन, तो उसको हम शियर स्ट्रेन, क्योंकि जो स्ट्रेन शियर स्ट्रेस की वजह से उत्पन्न हो रही है उसको शियर स्ट्रेन कहेंगे, और उसको हम कहेंगे, ठीक है। तो G इक्वल टू हो जाएगा टाउ बाई एप्सिलॉन, लेकिन शियर स्ट्रेन को हम फाई से दिखाते हैं, एस से ना दिखाएं, इसको हम फाई से दिखा देते हैं, फाई, पहले भी मैंने बताया था, तो शियर स्ट्रेन को हम फाई से दिखाते हैं। तो G का जो फॉर्मूला बन जाएगा, G बराबर टाउ अपन फाई। फाई एक ग्रीक वर्ड है, इसका भी यूनिट सेम होगा, और यूनिट इसका हो जाएगा न्यूटन पर mm या मीटर स्क्वायर, व्हाटएवर, ये एरिया पर डिपेंड करेगा कि हमने एरिया के लिए कौन सा यूनिट सेलेक्ट किया है। तो हमारा ये कर्तन मापांक हो गया, ये भी एक रेशियो है, वो शियर स्ट्रेस का कर्तन प्रतिबल उससे रेशियो आएगा। अगर किसी बॉडी पे हमारा इस तरीके का स्ट्रेस उत्पन्न हो रहा है, तो हमारे ये भी फॉर्मूले होगा, G इक्वल टू टाउ बाई फाई, टाउ शियर स्ट्रेस है हमारा, और बाकी अब अगला हमारा है वॉल्यूमेट्रिक स्ट्रेन में जो हमारा रेशियो आएगा उसको हम लिखेंगे बल्क मॉडुलस या आयतन मापांक। अगला जो हमारा है बल्क मॉडुलस, ये कहलाता है बल्क, इसको हम कहेंगे बल्क, इसको हम बल्क मॉडुलस को कहते हैं आयतन मापांक, ठीक है। इसकी भी परिभाषा सेम है, उसमें कोई डिफरेंस नहीं है, इसमें भी सेम प्रत्यास्था सीमा के अंदर किसी वस्तु पर लगने वाला, विभिन्न दिशाओं में लगने वाला जो प्रतिबल है, ठीक है, तथा उत्पन्न आयतन विकृति, जैसे मान लीजिए एक बॉडी है, ऐसे 3D बॉडी है, इस तरीके से, तो इसके जो डिफरेंट डायरेक्शंस हैं उसमें जो चारों तरफ से इसमें प्रतिबल लग रहा है, उस प्रतिबल लगने की वजह से
जो इसके आयतन में विकृति उत्पन्न हो रही है, ठीक है। तो उस विकृति की वजह से, जैसे मान लीजिए एक ऐसे लग रहा है, यहाँ पे कुछ ऐसे बल लग रहे हैं, और उसके बाद ये जो तीसरा प्रतिबल है वो भी बाहर की ओर लग रहा है, बल जो है बाहर की ओर लग रहा है। एक्स वाई जेड तीनों डायरेक्शन में इस तरह फोर्सेस लग रहे हैं, और इसकी वजह से उत्पन्न जो भी इसमें प्रतिबल उत्पन्न हो रहा है, वह जो उसके अंदर विकृति, आयतनात्मक विकृति उत्पन्न हो रही है, तो उसका जो रेशियो होगा वो कहलाएगा हमारा आयतन मापांक, और बल्क मॉडुलस को हम K से दिखाते हैं। बल्क मॉडुलस को हम K से दिखाते हैं। बल्क मॉडुलस को हम K से दिखाते हैं, और K का भी वही सेम फॉर्मूला होगा। इसमें हो जाएगा जो डायरेक्ट स्ट्रेस है वो डायरेक्ट स्ट्रेस जो लग रहे हैं बॉडी पे डिवाइड बाई वॉल्यूमेट्रिक स्ट्रेन। अगर इसकी परिभाषा लिखना हो तो प्रत्यास्थ सीमा के अंदर किसी पिंड पर लगने वाले डायरेक्ट स्ट्रेस व उन डायरेक्ट स्ट्रेसेस के कारण पिंड में उत्पन्न वॉल्यूमेट्रिक स्ट्रेन या आयतनात्मक विकृति के अनुपात को हम बल्क मॉडुलस कहते हैं। इसकी परिभाषा हम लिख नहीं रहे हैं। तो डायरेक्ट स्ट्रेस सिग्मा से होता है, और बल्क मॉडुलस को एप्सिलॉन वी से कहेंगे, वॉल्यूमेट्रिक स्ट्रेन को एप्सिलॉन वी से कहेंगे। तो बल्क मॉडुलस का जो फॉर्मूला होगा K = सिग्मा बाई एप्सिलॉन वी आ जाएगा। यूनिट की बात अगर की जाए, यूनिट तो फिर भी सेम आएगा सबका, क्योंकि इसमें इसकी कोई यूनिट होती नहीं है, विकृति कोई भी मान नहीं होती, इसलिए K की जो बीमा आएगी वो न्यूटन पर mm² या न्यूटन पर मीटर स्क्वायर, इट विल डिपेंड। अब ये सारा तो हमारा मापांक की बात हो गई। कल हम नेक्स्ट चैप्टर में जब हम बात करेंगे, तो हम नेक्स्ट चैप्टर में फिर उसके बाद आगे बात करने वाले हैं कि कैसे जो हमारा लैटरल स्ट्रेन आ रहा है और जो लीनियर स्ट्रेन आ रहा है उसमें क्या रेशियो आएगा, उस पर क्या चीज़ें हैं, इसके बारे में हम कल डिस्कशन करेंगे। आज की वीडियो में बस यहीं तक का, ठीक है। थैंक यू वेरी मच।